ये ज्ञानादेश का सवाल तो लगातार घूम रहा है, खुलासे भी बहुत सारे हो रहे हैं, पर इन सबके बावजूद जब हम बात करते हैं भाई हाई वोट परसेंटेज हुआ, वहां पर 65% प्लस वोटिंग मिली, रिकॉर्ड हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन साथ के साथ सीसीटीवी कैमरों का बंद होना भी शुरू हो गया, साथ के साथ तमाम गुप्त मीटिंगों का दौर भी शुरू हो गया, साथ के साथ तमाम सारे वाहनों के अवैध आवाजाही शुरू हो गई, उसका उसके रिकॉर्ड्स भी सामने आने लग गए। तो अब क्या माना जाए? अब जनादेश का इंतजार किया जाए या ज्ञानादेश का इंतजार किया जाए? देखिए, वोट चोरी तो अंत तक होगी। और ये जो आपने चर्चा की थी जब आप इंट्रोडक्शन कर रहे थे कि 160 सीटों का दावा कर रहे हैं, एक्चुअली ये 160 सीटें महागठबंधन की हैं। तो ऐसी स्थिति में पूरा भरपूर प्रयास होगा, क्योंकि बिहार केवल बिहार का रास्ता नहीं खोलने जा रहा है। बिहार जो है वो पूरे भारत का रास्ता खोलने जा रहा है, क्योंकि ये सरकार ही जो है वो जुगाड़ की है। जुगाड़ का मतलब कि केवल पॉलिटिकल मैनिपुलेशन नहीं है, वो मैनिपुलेशन मशीनरी का है, जो प्रशासन है उसका है, और ये बहुत बड़े बड़े लेवल का जुगाड़ है। गुजरात में आपने तमाम तरह की चीजें पहले ही देखी हैं कि किस तरह से वहां पर सब कुछ मैनेज किया गया। वो एक मॉडल था। इनफैक्ट वो एक ऐसे गवर्नेंस का मॉडल था जो नेगेटिव गवर्नेंस है, लेकिन लोगों ने उसको पॉजिटिव लिया, क्योंकि लोग समझ नहीं पा सकते थे या समझ नहीं पाए। तो फिलहाल वही मॉडल है और पूरे देश में लागू हो चुका है। मैनिपुलेशन होगा, जगह जगह बातें आ रही हैं कि श्रेडर का उपयोग किया जा रहा है, अपने आवास खाली कर रहे हैं लोग, जो कागज हैं उसको जला रहे हैं। बीजेपी के ही नेता ने बड़े घोटाले का आरोप लगाया है, जो एनर्जी घोटाला है, जिसमें उन्होंने कई हजार करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही है। वो श्रेडर एक मशीन होती है, इसमें कागजों के टुकड़े किए जाते हैं। कई जगह वीवीपैट की पर्चियां जो है वो कूड़े में मिल रही हैं। मंत्री अपने आवास खाली कर रहे हैं, जा रहे हैं। अब लोगों को ये मालूम हो चुका है। रही बात ओपी राजभर की बात जो आपने चर्चा में कही, उस पर मैं एक टिप्पणी करना चाहूंगा कि वो जिस तरह के नेता हैं, बेसिकली उनका कोई लेना देना नहीं बिहार के चुनाव से, लेकिन उसकी आड़ में वो उत्तर प्रदेश में जो उनकी निगोसिएशन है उसको वो बीच बीच में टिप्पणी करके बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कोई खास उनको महत्व नहीं दिया जा रहा है, तो वो अपनी चीजों को कर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं उस असदुद्दीन ओवैसी के बारे में बात कहूँ। आज एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है हमारे उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं जो गाजीपुर जिले के सांसद भी हैं, अफजल अंसारी। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी, गाजीपुर में केवल 8% मुसलमान हैं। एक जाति के रूप में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में यादवों की आबादी है। वो वहां से उन्होंने एक बड़े नेता को हराया था, मनोज सिन्हा को, पिछली बार। इस बार उन्होंने मतलब उनके तुलना में हल्के वेट के नेता थे, तो उन्होंने कहा अफजल अंसारी ने कि जितने असदुद्दीन ओवैसी के एमएलए हैं उतने मेरे घर में एमएलए और एमपी हैं। और हकीकत भी उनके दो भतीजे एमएलए हैं अभी। और वो पसमानदा मुसलमान नहीं है, सिया समाज से आते हैं, अंसारी लिखते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो बैकवर्ड मुसलमान है। तो उन्होंने कहा कि 8% मुसलमान वाले इलाके से मैं जीत के आ रहा हूँ, और ये सब जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, वो मुसलमानों को गुमराह करने की कर रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी के चक्कर में मुसलमान बिहार के नहीं पड़ने वाले हैं इस बार। और रही बात तीसरी, जो आपने ये जो बुलडोजर वाली पॉलिटिक्स और इस तरह की पॉलिटिक्स, ये सब बस ध्रुवीकरण की कोशिश है, लेकिन बहुत दूर जा चुका है चुनाव। एक और बात मैं प्रशांत किशोर के बारे में कहना चाहूंगा, चूंकि आपने चर्चा के दौरान कहा। प्रशांत किशोर, देखिए, नीतीश कुमार पर हमलावर, लेकिन प्रशांत किशोर कभी भी गलती से भी मोदी का नाम नहीं लेते हैं। और इससे ये सब सारी चीजें हैं जो वो बता रहे हैं कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार का मॉडल खराब है, लेकिन जो केंद्र का मॉडल है, जिसके साथ गठबंधन में है नीतीश कुमार, उनका मॉडल अच्छा है। कभी उन्होंने खुल के उनका नाम तक नहीं लिया है, ना ही उनकी पार्टी का नाम लेते हैं। बहुत मजबूरी में अगर कोई पूछ रहा हो डायरेक्टली, तब जाके वो अगर कोई कहते हो तो कहते हो। लेकिन ये जो बातें कह रहे हैं कि ये मुद्दा है वो मुद्दा है, एक्चुअली ये रामप्रकाश जी मुद्दा 2020 के चुनाव में ही था, और उस चुनाव को भी महागठबंधन ने जीता था। मशीनरी और तमाम तरह के जुगाड़ से ही उसको वहां रोका गया था। लेकिन इस बार चूंकि मार्जिन ज्यादा है और वो साफ साफ दिख रहा है कि अब किसी भी हाल में बिहार की जनता जो है पूरी तरह से कमर कस के तैयार है, वो समझ गई है कि तेजस्वी ने जो कहा उसका करके दिखाया। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 60% किया, 70% किया, 50%। बिहार की जनता को ये इंप्रेशन जा चुका है कि अगर वो उसका 25% भी कर दे तो हमारे लिए बहुत गेन है, क्योंकि जो ये जाके वहां कट्टा और तमाम तरह चीजों की बात कर रहे हैं नेता, वो उस बिहार को, जिसको वो पिछले 10 साल से स्पेशल पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज देने की बात कर रहे थे, 5% भी डिलीवर नहीं कर पाए। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मैं श्रीलंका गया था अभी पिछले हफ्ते, और वहां से आ रहा था तो चेन्नई एयरपोर्ट पे उतरा, मैं भूख लगी थी, खाना खाने गया। वहां दोनों लड़के जो मुझे डोसा दे रहे थे, बिहार के थे। उनकी बात से मैं समझ गया
फिर मैंने उनसे पूछा कि तुम जाओगे बिहार वोट देने? वो बोले हाँ, हम जाएँगे। एक्चुअली जो माइग्रेशन है ना रामप्रकाश जी, वो इतना खराब है, माइग्रेशन में आदमी की डिग्निटी भी चली जाती है। और माइग्रेशन में क्या होता है कि आप जिस भी प्रदेश में जाते हैं, भाषा आपकी नहीं, कल्चर आपका नहीं है। फिर तमिलनाडु का तो फिर भी मैं कहूँगा कि वहाँ बहुत बढ़िया एक समाज है, जहाँ आप आराम से काम कर सकते हैं और उस समाज की मजबूरी भी है कि उनको माइग्रेटरी लेबर्स चाहिए। लेकिन बाकी जो समाज है ना, बहुत अमानवीय भी है। लेकिन तमिलनाडु ऐसा नहीं है, मैं साफ-साफ बता रहा हूँ। तो उन लड़कों ने कहा हम जाएँगे, क्योंकि अगर किसी को रोज़गार मिलता है अपने घर में, तो ये हर हालत में वो चाहते हैं, क्योंकि बिहार में कहीं कोई ज़मीन पर काम ही नहीं हुआ है। और ये जनरेशन जो अभी 20 साल की है रामप्रकाश जी, 20-21-22 साल की है, ये एस्पिरेशनल जनरेशन है। उसको मोबाइल भी चाहिए, उसको रोज़गार चाहिए, उसको स्वाभाविक है सबको चाहिए और चाहिए भी और अच्छी बात भी है। तो ये जनरेशन जो है जिस पर कह रहे हैं कि जंगल राज, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं ना कि जंगल राज है, फलाना राज है, उससे बड़ा राज तो इन्होंने जंगल राज का दिखाया है। जिस तरह से उस उद्योगपति की हत्या हुई गेट पे गोली मार के, जिस तरह से हॉस्पिटल में जैसे लगता है कि वेब सीरीज चल रही है बिहार। मतलब जंगल राज में तो अपहरण और तमाम तरह के मुद्दे और भ्रष्टाचार का आरोप लगा। हालाँकि मीडिया का बहुत बड़ा रोल था। लेकिन फिलहाल अभी तो हमने मीडिया का वो भी चरित्र और वो चेहरा अभी भी देख ही रहे हैं, देखा नहीं है। अभी तो वो विभत्स और कुरूप उनका जो वो जो विभत्स और एक तरह से कहा जाए जो अगली रूप है दिख रहा है। किस बेशर्मी से, बेहयाई से वो अभी भी डिफेंड कर रहे हैं। अगर उनके नेता कुछ भी कह देते हैं, वो डिफेंड करने लगते हैं। कुछ भी उलूल-जुलूल, हर एक नीति को उनके डिफेंड करना, हर एक बात को डिफेंड करना और मीडिया ने अपने आप को बेच दिया है। ऐसी स्थिति में बिहार के लोगों का इंप्रेशन क्लियर जा चुका है और उसी का रिजल्ट है हम्म। कि लोग सामने आके वोट दे रहे हैं, वो चाहते हैं कि हर हालत में तेजस्वी की सरकार बने और वो सरकार बन भी रही है। तो जो माननीय ने कहा है, देखिए ना कितने दिनों से देश का गृह मंत्री डेरा क्यों डाले हुए है? कैमरे पे पेपर चिपकवा के वो मीटिंग कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत डेस्परेट हैं और ये डेस्परेशन फ्रस्ट्रेशन में कन्वर्ट होने जा रही है और बिहार में केवल 3 बार जब से देश आजाद हुआ है 51 से लेके अब तक 3 बार 60% से ऊपर वोट पड़े। उसमें ये जो वोट पड़ रहे हैं लोग खुल के महागठबंधन को वोट दे रहे हैं और वो हर हालत में परिवर्तन चाहते हैं, विकास चाहते हैं। ये जो प्रवासी मज़दूर हैं वो अपने घर में वापस जाके फैक्ट्रियों में छोटे-मोटे काम चाहते हैं, डिग्निटी चाहते हैं और वो माइग्रेशन नहीं चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम उसका बिहार से कोई लेना देना नहीं है, वहां वो नहीं चला, बहुत सारे काम हुए अंदर खाने, जो कुछ भी चल रहा वो सामने तो नहीं चला। लेकिन अब दूसरा जो सबसे बड़ी ताकत उनकी है वोट चोरी। उस वोट चोरी के अलावा उनके पास और क्या विकल्प बचा है सरकार बनाने का? उनके पास कोई विकल्प नहीं है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही साकिब ने कि भाजपा की स्ट्राइक रेट वैसी की वैसी रही, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, हरियाणा में। और दुष्यंत चौटाला जहाँ जाट 28% है, 22% है कुछ लोग कहते हैं। जाट बहुल क्षेत्र है, हरियाणा राज्य ही वो है। उसमें वो सिमट गए, 10 सीटों से एक भी नहीं जीत पाए। ये अपने आप में बात बहुत ही आश्चर्यजनक है और ये वोट चोरी को बताता है। ये एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। दूसरी बात, इन लोगों को कुछ नहीं मिलने जा रहा है। बीजेपी के साथ इनफैक्ट इनका अपर कास्ट वोट बैंक भी नहीं है। उसमें भी कुछ लोग हैं, 10% वोट बैंक है, जो चाहता है कि रोजगार चाहे। और रोजगार चाहता है, वो चाहता है कि कम से कम बहुत दिनों तक देखिए वो समझ रहे हैं कि ये भी क्या ऑफर करते हैं, हिंदू मुसलमान, झूठ और तमाम तरह की चीजें कर रहे हैं। ना ही कोई नौकरियां हैं, ना ही कोई पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, ना ही कोई पलायन पर रोक है, कोई विकास पर बातचीत है। तो इनफैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि महागठबंधन को अपर कास्ट भी इस बार वोट कर रहा है और अगर लोग नाराज नहीं है नीतीश कुमार से तो खुश भी नहीं है। इसलिए नीतीश कुमार की जो ये बाद में चला है कि तीरी लालटेन है, ये सब कुछ जो उनकी जाति से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने अपनी अस्मिता का सवाल बनाया और उन्होंने कहा कि इसको कैसे भी, क्योंकि ये राजनैतिक अस्तित्व का सवाल था नीतीश कुमार का, और जिस तरह से बीजेपी ने उनके साथ धोखा किया है, उससे भी बदला लेने का सवाल था। तो उन्होंने इसको बहुत ही हिसाब से कंटेन किया। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि वोट का कंफ्यूजन जो आपने सवाल पूछा था कामायनी से, वोट का कंफ्यूजन वहां होता है जहां नैरेटिव आपका क्लियर नहीं होता। भारत में ये कंफ्यूजन रहा होगा, लेकिन बिहार में ये 2020 में भी बहुत क्लियर था और 2025 में तो ये तूफान बन चुका है। कारण ये है राम प्रकाश जी कि देखिए संस्कृत में कहावत है, संस्कृतात्मा विनश्यते। नैरेटिव देखिए आप कितना लड़ रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। बीजेपी का नैरेटिव एकदम क्लियर था कि हिंदुत्व की बात करनी है, धर्म की बात करनी है, हमको अपीसमेंट की बात करनी है, सेकुलर पार्टियों को कुछ लोग खुश कर रहे हैं उसकी बात वो पूरी मजबूती से कर रहे थे। वो धर्म को मजबूत करने की बात कर रहे थे। लेकिन जब 20 में तेजस्वी ने साफ कहा कि हम नौकरियों की बात करेंगे, उसने डिलीवर करके भी दिया, 5 लाख दिया, लेकिन उसमें कोई पेपर लीक नहीं हुआ राम प्रकाश जी।
ये अपर कास्ट बिहार के लोग भी समझ रहे हैं कि जो नौकरियां मिली हैं उसमें कोई बेईमानी नहीं हुई है, सबके साथ न्याय किया गया है और उसमें बिहार से ज्यादा तो सीमा से सटे हुए उत्तर प्रदेश के लोगों को नौकरियां मिली हैं और हर जाति वर्ग के लोगों, क्योंकि वो सभी ओपन कैटेगरी में आते हैं और वहां नौकरी पाए हैं। तो ऐसी स्थिति में पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि बीजेपी के राज्यों में पेपर लीक हुए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो 6500 जो टीचर्स हैं प्राइमरी की, उनकी सीटें मांग ली गई। और उसके बाद दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है कि ये जो चिराग पासवान, जिन्होंने जिस तरह से नीतीश कुमार की पॉलिटिक्स को खत्म करने की कोशिश की है, उसमें वो अपना बड़ा नुकसान करा बैठे हैं और उन्होंने अपनी बड़ी पॉलिटिक्स को डैमेज कर लिया, क्योंकि खाली बस पासवान और दलित वोटों से वो बिहार में राजनीति नहीं कर पाएंगे। बीजेपी के हनुमान बनने के चक्कर में वो एक साधारण मतलब हनुमान बन गए हैं। बांग्ला में एक बंदर को हनुमान कहा जाता है, तो जी। साधारण बंदर बन गए हैं और अपनी पार्टी को उन्होंने बहुत डैमेज किया है। इस बार साफ साफ महागठबंधन सरकार बनाने जा रहा है और वो सरकार बन रही है। अगर नहीं बनती है तो ये भी एकदम मैसेज साफ है कि वोट चोरी भी एकदम साफ साफ हो रही है। और इसके बाद 14 नवंबर के बाद भारत में कैसे भी परिवर्तन की लहर, परिवर्तन की बयार बहने वाली है। कल दिल्ली में आपको बता दूं मैं, 400 से ज्यादा एक्यूआई हो चुका है। भारत में मीडिया ने इसको कोई नैरेटिव नहीं बनने दिया, मुद्दा नहीं बनने दिया। दिल्ली का हर एक वासी एंटी एलर्जी खाता है, बच्चे यहाँ निबुलाइजर ले रहे हैं, अस्थमा यहाँ कॉमन हो चुका है, लेकिन ना ही कोई आंकड़ा छपता है, ना ही कोई एडिटोरियल लिखा जाता है। कल लोगों ने प्रदर्शन किया इंडिया गेट पे, बच्चे भी जिसमें शामिल थे, उन सभी को गिरफ्तार करके ठूस दिया गया, बस में जबरदस्ती भर के जेल में डाल दिया गया। मेरा कहने का मतलब है कि डिसेंट यहाँ खत्म हो चुका है। 14 नवंबर के बाद भारत में वैसे भी हर तरफ से अब सब कुछ बदलने वाला है।